काफी समय से सत्ता पक्ष के मान्य सदस्यों का और प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों के विचार सुन रहा था। मैं समग्र रूप से एक बात कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य भी इस बात से चिंतित हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालात ठीक नहीं। अभी आदर्श नगर से आने वाले मान्य सदस्य बात कहते कहते यहां तक बोल गए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हर 5वें बड़े आदमी को कहीं न कहीं किसी न किसी से गैंगस्टर से धमकी मिली। मैं समझता हूं कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें बयां कर जाते हैं। हमें यथार्थ के साथ आंख मिलाकर देखना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभारी मंत्री जी आपको। मैं इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ रहा था। आखिर सरकार की ढलती उम्र में आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि प्रदेश में संगठित अपराध हो रहे हैं। आपने उद्देश्य और कारणों में कहा कि संगठित अपराधों में वृद्धि हुई तथा संगठित अपराध गिरोह बनाकर जघन्य अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी को और वसूली करते रहे। और आपने यह भी स्वीकार किया कि संगठित अपराधी गिरोह बनाकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, व्यापारियों को धमकाकर प्रोटेक्शन मनी, रंगदारी वसूल करना, मादक पदार्थों तस्करी द्वारा बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित करना। निश्चित तौर पर सभापति महोदय, जब कोई हम कानून बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं, वो सत्ता में बैठे लोग समग्र चिंता करते हैं जब उनको दिखता है कि आज जो हमारे विद्यमान कानून है, आज जो प्रचलित कानून है, उससे हम स्थिति का नियंत्रण नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का कानून लेकर आते हैं। तो ये कानून को लाना अपने आप आपकी हालात को बताता है। और आपने इसमें यह कहा है कि उद्देश्य और कारणों के कथन में आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ, वो विशेषज्ञ आपके हैं, और नीति निर्माता वो आप हुई, उनकी सहमति बनी है कि संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए अब प्रभावी कार्रवाई करनी आवश्यक है, कठोर कानून बनाना आवश्यक है। यानी आप ये स्वीकार कर रहे हो कि अब तक आपने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मैं सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं, ये जो आपके आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ है, ये विशेषज्ञ इतने दिन कहां चले गए थे? क्या आपने इस संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक लाने से पहले किसी दूसरे विशेषज्ञों की सलाह ली जिन्होंने आपको आपका दर्पण दिखा दिया? मैं समझता हूं कि सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है, मुझे अफसोस है। मैंने आज पहली बार इस सदन के अंदर, चलते सदन में एक विधेयक पर चर्चा हो रही हो, उसके बीच में मैंने पूरक इस सप्लीमेंट्री के द्वारा विधेयकों को लिखते देखा है। मुझे उस बात की भी दर्द है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री के रूप में कभी सदन में किसी बात का जवाब नहीं दिया, परंतु पूर्णकालिक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री राजस्थान में नहीं आए, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने कर दी। और मैं समझता हूं, हजूर, अगर मैं आपसे बात कर दूं, हजूर बहुत देर कर दी आते आते। ये संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक आप उस समय ला रहे हो जब आचार संहिता से हम 2-2.5 महीने दूर खड़े हैं। आपने पूरे 4 साल 7 महीने तक राजस्थान को दहशतगर्दी का जो वातावरण दिया, आपके आंतरिक विशेषज्ञ कहाँ हैं, उनके नाम बताना, मैं उनको माला पहनाने जाऊंगा कि उन्होंने इस सरकार के अंतिम समय पर आपको ये सलाह तो दी। सभापति महोदय, अब राजस्थान के बारे में कई मान्य सदस्यों ने कई बातें कही, मुझे मालूम है, मैं लंबी बात भी नहीं कहूंगा, पर अब राजस्थान के अपराध और अपराधियों के बारे में बहस की गुंजाइश नहीं बची। ये एक मासिक प्रतिवेदन है सभापति महोदय, पुलिस एक्ट 2003 बना, सारे सूबों को यह निर्देश दिए गए कि वो अपना मासिक प्रतिवेदन, अपराध मासिक प्रतिवेदन जारी करें, और उसके सारे आंकड़ों के आधार पर जो नेशनल ग्रिड बना है, जिसको एनसीआरबी कहते हैं, उसके अंदर आंकड़े जाते हैं। अब यह दिगर बात है कि ये ऑनलाइन अफेयर हमने दर्ज चालू कर दी, इसलिए आंकड़े बढ़ गए। पर सभापति महोदय, अब ये आंकड़े खुद ही अपनी कहानी कहते हैं। और मैं समझता हूं गृह मंत्री जी है नहीं,
पर ये मुख्यमंत्री जी की सफलता असफलता का फिल्मांकन जब कभी भी होगा, ये किस्सा कुर्सी का क्लाइमैक्स में अगर पहुंच जाता तो शायद राजस्थान को पूर्णकालीन गृह मंत्री मिल जाता। कानून व्यवस्था में रुचि नहीं रही। सभापति महोदय, अनादि काल से राजतंत्र में भी राजा की कुर्सी जब हिलती थी तो राजा की प्राथमिकता अपने विद्रोह को दबाने के लिए रहती थी, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए रहती थी। इस किस्सा कुर्सी ने राजस्थान में वही परिदृश्य ऐसा पैदा किया कि ये खत्म ही नहीं हुआ। कभी आला कमान के दूत बैरंग लौटते हैं, कभी बानवे लोगों के साथ, विधायकों के साथ संसदीय कार्य मंत्री त्यागपत्र का नाटक करते हैं, कभी दिल में दर्द उठ जाता है जब आला कमान से बुलावा आता है, कभी पैरों में चोट लग जाती है। मैं उस पर लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा सभापति महोदय, ये जो किस्सा कुर्सी में साइड हीरो है, ये कानून व्यवस्था उनसे जुड़ गई। ये साइड हीरो एक नहीं 200 बन गए। अब 200 लोगों ने डिजायर सिस्टम से राजस्थान में फील्ड के अंदर जिन अधिकारियों को तैनात करवाया, मैं नहीं कहता सभापति महोदय, चाहे कोई भरतपुर का डीआईजी का दलाल पकड़ा जाए, चाहे कोई एसपी दौसा में पकड़ा जाए, चाहे कोई एडिशनल एसपी असमत मांगता हुआ पकड़ा जाए, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता। पर सवाल यह है कि ये लोग, ऐसे लोग, इनको उन कुर्सियों पर बैठाया किसने? इसलिए मैं कह रहा हूं सभापति महोदय, ये जो आपका अभी मैं वार्षिक प्रतिवेदन देख रहा था, दिसंबर 2022 में जारी हुआ, और अब के तो मेरे को शिकायत है मंत्री महोदय, ये मासिक प्रतिवेदन आपने 3-4 महीनों में तो बंद करा दिए। दिखते हैं भाई ठीक है, मैंने ऑनलाइन मिला करते थे हमें। अभी 2020 में राजस्थान में 2,60,378 अपराध दर्ज हुए, 2021 में 2,84,579 आईपीसी में, और 2022 में 3,12,000। यानी मैं नहीं कह रहा, अब आप आंकड़ा बता लो, इस कानून की आवश्यकता आज क्यों पड़ी है? ये आंकड़े मैं इसलिए रख रहा हूं, मैं कोई सदन का समय जाया, सभापति महोदय मेरे जैसा सीधा आदमी कभी समय जाया करता है क्या? तो सभापति महोदय, ये जो 20.13% की बढ़ोतरी है, ये सापेक्ष बढ़ोतरी है, अनुपातिक बढ़ोतरी है। ये जो आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञों को पहले क्यों नहीं दिखी, पहले हजूर आप क्यों नहीं लेकर आए इसको, ये तो बताओ मुझको। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब कई बार प्राथमिकताएं बदल जाती है सभापति महोदय, जब सत्ता व्यवस्था प्राथमिकता बन जाती है, कानून व्यवस्था नहीं बनती, आला कमान को कभी मनाओ कभी डराओ की बात चलती है, तो निश्चित तौर पर फिर वो बात आ जाती है जो पुलिस का ध्येय वाक्य बदलते हुए हम देखते हैं आम आदमी कहने लग जाता है। कब आम आदमी तुम में तो भय व्याप्त हो गया, अपराधियों में विश्वास हो गया, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। आज देश भर में जितनी भी चर्चित गैंग है, जिनकी चर्चा मुझसे पहले लोगों ने की, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हो, चाहे नेहरा गैंग हो, चाहे विक्रम गुर्जर की गैंग हो, चाहे कैलाश मांझू की गैंग हो, सही कहा था आदर्श नगर से आने वाले मान्य सदस्यों ने, सारे शहरों में इन गैंगों की दहशतगर्दी ऐसी बन हो गई। और मैं क्या कहूं सभापति महोदय, इस सदन के अंदर किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। मुझे भी जब धमकी मिली, मैंने किसी प्रेस को नहीं कहा, मैंने उसी समय कि डीजी साहब को पत्र लिख दिया कि इस टेलीफोन से मुझे यह धमकी मिली है। परिवार है, कानून व्यवस्था के रखवाले, आपकी नजरें भी दो है, ये नजरें बदलती देर नहीं लगती। आपने कभी पूछा ही नहीं टेलीफोन करके कि भाई आप उसमें उपनेता था, चलो एमएलए मानो कि नेताजी आपको किसने धमकी दी, जरा बताओ। सिरी एक अदना सा हवलदार भी चल कर नहीं आया। इन प्राथमिकता ही दूसरी है। जब हमें 5 सितारा होटल में पुलिस की घेराबंदी संगीनों की करनी हो तो तब करते हैं, पर एक गैंगस्टर एक सदन के विधायक को धमकी देता है, तब आपकी आंखें नहीं खुलती। और इस गैंगस्टरों के खुले संघर्ष ने जमीन को लाल कर दिया सभापति महोदय। मुझे मालूम है राजू ठेठ को जिस प्रकार दाएं दाएं करके मारा गया था, लोग मुझे कह रहे थे सबसे ज्यादा अगर दुखी है तो हमारे शहर के विधायक है जो हिंसा से दूर रहते हैं, जो हिंसा के पुजारी। ये भरतपुर में कृपाल जगीना की और उसके बाद कुलदीप जगीना का ये गैंगस्टर का संघर्ष। कृपाल जगाना को वो मारता है कुलदीप जगीना ऐलान करके, और कृपाल जगाना के लोग उस कुलदीप को कहते हैं तेरे को हम उड़ाएंगे उसके अंदर पुलिस के प्रोटेक्शन में। इस प्रकार की पुलिस है। नागौर में संदीप सेठी, मैं किस किस की बात करूं सभापति महोदय, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस गैंगस्टर के खूनी संघर्ष ने पुलिस के इकबाल को तोड़ दिया सभापति महोदय। और हालात ये हो कि गैंगस्टर ने
अप्रैल 2021 में भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल ओंकार राय का और पवन को पीछा कर रहे थे, धड़ाधड़ मार दिया। अब सवाल कोई बात नहीं होगी, यहां लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, कईयों को अप्रिय कर लगे कि पुलिस के 2 कांस्टेबल एक गैंगस्टर का पीछा कर रहे हैं, तस्कर का पीछा कर रहे हैं, गोली का शिकार हो रहे हैं, और गिरफ्तारी कब होती है? उसकी 2 वर्ष बाद जून 2030 में हमारी पुलिस की कार्यशैली, हम संगठित अपराध का कानून लेकर आ रहे हैं। और ये फरवरी में कभी कभी इनको कोई बजरी माफिया कुचल के मारता है। और मैंने एक सवाल लगाया था, मैंने कहा भाई, मेरा तारांकित सवाल था प्रश्न संख्या 910, उसमें मैंने पूछा था जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक कितने जगह पर अधिकारियों कर्मचारियों पर किन पर हमले हुए। उत्तर मिला कि इस पूरे मामले में 1787 प्रकरण दर्ज हुए इन पर हमले के, और उसमें 1741 के प्रकरणों में जमानत हो गई और 223 अनुसंधान है। और पुलिस के हमले में 1532 लोग जो वांछित अपराधी थे वो सामने आए। क्या होगा सभापति महोदय, दिल कांप उठता है सभापति महोदय इस हालात को देखते हुए। और मैं समझता हूं कि सब मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय का रुतबा बढ़ा है साहब, मैं तो मानता हूं इनको। पूरे देश में पीएफआई की रैली को अगर अनुमति दिलाई तो हिजाब रैली तो उन्होंने दिला दी, कोई खास बात नहीं हो गई। पर उसके बाद में इस्लामिक आतंकवादी इस्लामिक संगठन इतने बेखौफ हो गए। एक वो कन्हैयालाल का सर कलम हुआ, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता, पर हदें तब पार कर गई सभापति महोदय। इस कन्हैयालाल के आतंकवादी भाग रहे थे, 2 नौजवानों ने पीछा करना प्रारंभ किया, 1-1 मिनट ट्रेस करते रहे, हाथ में खून टपकता हुआ चाकू था, पर ये दोनों नौजवान, ये शक्ति सिंह प्रहलाद सिंह डटे रहे, और इनके कहने पर पुलिस की गाड़ियां सामने आई, उसको पकड़ा। और पिछले दिनों यहां गुहार लगा के कहें कि हमारे घर के चारों ओर हमें सुरक्षा नहीं मिली, हमारे घर के चारों ओर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादियों की धमकी मिल रही है। ये तो हालात है, मैं समझता हूं। और आज एनआईए के पास मामला गया, दिसंबर 2022 में चालान प्रस्तुत हुआ, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी गृह मंत्री जी को, केंद्र को कि सजा दिलाओ। पर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मामला है, मंत्री जी क्यों नहीं गठन कर रहे हैं? मेरे को लिखना है राजस्थान हाई कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करो, एनआईए के ने चालान पेश कर दिया। ये अनुत्तरित सवाल है, और ये इसलिए भी बड़े सवाल, संगठित अपराधियों ने हत्या जैसा जघन्य अपराध, मैं सिर्फ 1 साल का आंकड़ा पेश कर रहा हूं, 2022 में 1834 हत्या हुई, और दिसंबर तक 920 में चालान हुए सभापति महोदय। हत्या का मुकदमा जब दर्ज होता है, जब सामने डेड बॉडी मिलती है। यह दिगर बात है कि हमारे रामगंज मंडी से आने वाले मान्य सदस्य पर एक जिंदा व्यक्ति जिंदा है, भाषण ठोक रहे हैं, हत्या का मुकदमा में मुलजिम बैठा है सदन के अंदर, ये दूसरी बात है, ये कर सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री अपने रुतबे से। पर हत्या जैसे मामले में अगर 50% चालान होगा 920 का, तो क्या होगा? यह हत्याओं का निरंतर बढ़ता हुआ ग्राफ, 2020 में 1719, 2021 में 1786, 2022 में 1834। मैं समझता हूं इसका एक कारण भी है, यह इनके पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़े में देख रहा था, दिसंबर 2022 तक राजस्थान में 1,21,649 लोग स्थायी वारंट जिनके खिलाफ निकला वो फरार है। 1,21,649, मेरे को करेक्ट कर देना, आप पूछ लेना अगर मेरा आंकड़ा आगे पीछे हो। 13,326 भगोड़े जो भाग गए, 2,423 प्रोकोल्ड ऑफेंडर। ये आपका पुलिस का प्रतिवेदन कह रहा है कि ये लोग जिनको जेल के सीखों के पीछे होना चाहिए था, आज हमारे समाज में विद्यमान है। और मैंने पहले भी कहा सभापति महोदय, इन गैंगस्टरों का रुतबा बहुत है। ये गैंगस्टर जमानत करा के जब अदालत से निकलते हैं, बाय द वे भगवान नहीं करें इनकी जमानत हो जाए, तो इनको रिसीव करने के लिए 150 गाड़ियाँ आती है सभापति महोदय। ये जिस प्रकार का वातावरण बना है। और मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 की सेक्शन 3 की ओर देना चाहता हूँ। 3 का सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, इसमें 3(2) में है, किसी संगठित अपराध को करने के षड्यंत्र का हो कोई अपराधी, या 3(3) में किसी संगठित अपराध की सिंडिकेट का किसी का सदस्य को आश्रय देता हो,
या 3-4 में संगठित अपराध यानी सिंडिकेट का सदस्य हो, और 3-5 में संगठित अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाला अपराध हो। ये अलग अलग अपराध है और इन अपराधों में, सब अपराधों में सजा एक दी है आपने, 5 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना जैसा कोर्ट चाहे। ये लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा मंत्री जी, ये आईपीसी की धाराएं पढ़ी होगी, सीआरपीसी पढ़ी होगी। आईपीसी, सीआरपीसी और लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि अपराध की गंभीरता, अपराध जिस प्रकार का कारित हो रहा है उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ये सारी सजाओं के साथ लिख दिया एक तरह की सजा। ये मूल विधि सिद्धांतों के खिलाफ आपको देखना चाहिए। और आपने सेक्शन 5 में, इसमें आपने कहा हम स्पेशल न्यायालय का गठन करेंगे, करना चाहिए। अगर संगठित अपराधी पकड़े जाते हैं, मान्य सदस्य आपको ज़्यादा पता है, और संगठित अपराधी पकड़े जाते हैं तो स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ चालान निश्चित तौर पर होना चाहिए, फुर्ती से होना चाहिए। वो सारी लिस्ट है मेरे पास, आप और मैं अलग नहीं थे उसमें। सभापति महोदय, ये मेरा कितना दुर्भाग्य है। अब मैंने आज दिन में कैसे दोस्त पाले हैं, मतलब आप देखो सही, मतलब अपनी भी जांग उगाड़ रहे हैं, मेरी भी उगाड़ रहे हैं। इस सदन का भी सौभाग्य है कि ऐसी अद्भुत जोड़ी को देखने को मिल रही है। इसलिए सभापति महोदय, मान्य केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य, मेरे को बहुत सहानुभूति है आपकी। ये आपको कुचक्कर में फंसाकर जिन लोगों ने गुजरात भेजा ना, मैं उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, मुझे मेरा एक दोस्त तो दुनिया से चला गया और अब कुछ ही दोस्त बचे। इनका ध्यान सभापति महोदय, कुछ उम्र में इनसे बड़ा हूं, मुझे रखना पड़ेगा। आप जिसको बाबा दादा कहते थे विश्वविद्यालय में, वो मरा नहीं, जिंदा है, 6 फुट 2 इंच का खड़ा है, चिंता मत करो। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था ये स्पेशल कोर्ट के गठन की जो बात है, ठीक इसी तरह की बात एंटी चीटिंग बिल 2020-22 में की, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 में की, ठीक इसी प्रकार स्पेशल कोर्ट एनआईए में गठित करना था। पर इन सारे मामलों में जब मैं देखता हूं, ये सरकार न जाने क्यों कंजूसी करती है हाई कोर्ट को लिखने में। इसलिए मंत्री महोदय, सिर्फ आगाह कर रहा हूं, संगठित अपराध के इस बिल के अंदर सेक्शन 5 में स्पेशल कोर्ट के लिए बराए मेहरबानी अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे अलग हटकर आप हाई कोर्ट को लिखेंगे, मेरे को पता है। और लिखा नहीं, एक्ट में तो है, पर आप गठन कब होगा जब आपके यहां से एक राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से विशेष न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। मैं यही तो कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अगर इस बिल को पूरा पढ़ लेते ना, तो मैं ये समझता हूं कि इस बिल के बाहर आप भाषण नहीं के देते। आज जो आप भाषण दे रहे हो कानून व्यवस्था पे दे रहे हो। ये बिल पे अगर बोले अपन, तो बिल के मामले में जो है सारे सदन को भी जानकारी मिल जाएगी और आपकी भी जो है जो कुछ सूझ आप में पैदा की है ना, वो भी सुधर जाएगी। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक बात कही। मैंने भी यही कहा कि सेक्शन 5 में स्पेशल कोर्ट के गठन की बात है। इन्होंने भी कहा कि हाई कोर्ट के सहमति से हम गठन करेंगे। पर महाराज, आप ये प्रेम पत्र लिखने में लेट क्यों करते हो? एंटी चीटिंग बिल का करा दिया स्पेशल कोर्ट, आपने बढ़ा दिया क्या? आपने कब एंटी चीटिंग का बिल हमसे पारित करवाया? आपने बढ़ा दिया आज की तारीख में। आपने कन्हैया का सर कलम करने वाले एनआईए के अंदर प्रोविजन स्पेशल कोर्ट का आपने वो पत्र लिख दिया हाई कोर्ट को। हमने तो 4 घंटे के अंदर अंदर, और आपके होम मिनिस्टर सेंट्रल के बोलते हैं कि साहब एनआईए ने पकड़ा था। आप तो यहां तक देख लो, और उसके बाद में फिर हमने एनआईए को भेज दिया उसको, तो एनआईए करेगी कार्रवाई, हम थोड़ी करेंगे। सभापति महोदय, मैं सदके विराजी अंकित नहीं होगा। पकड़ा उन 2 नौजवानों ने, सभापति महोदय, पकड़ा उन 2 नौजवानों ने जिनकी जिंदगानी आज खतरे में है। प्लीज। पर सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलई खुल गई सरकार की। एनआईए के अंदर जो चालान पेश हुआ उसके लिए स्पेशल कोर्ट आप कन्हैया के मामले में नहीं बनाओगे, ये स्वीकारोक्ति आपकी, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजस्थान की जनता चुप नहीं रहेगा, कन्हैया का बलिदान रंग लाएगा, आपको नस्तनबूत करेगा। मैं आज कह के जा रहा हूं। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था सेक्शन 7 के अंदर
सेक्शन 7 का मुलाजा फरमाए मंत्री महोदय, उसमें सरकार ये प्रावधान लेकर आई है कि संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 में वर्णित अपराधों के अंतर्गत कोई भी अपराधी गिरफ्तार होगा तो उसके विरुद्ध पूर्व में किए गए अन्य अपराधों की ट्रायल उसी विशेष न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगी। सीआरपीसी आपने पढ़ी होगी, 1973 की है। सीआरपीसी ये कहते हैं कि जहां अपराध कारित हुआ उस क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्र में जो भी कोर्ट होगा वो विचरण करेगा, वो ट्रायल करेगा। ये सीआरपीसी ऊपर से जा रहे हैं सीआरपीसी से। और ये आपको मालूम है, ये सीआरपीसी हमारी जो आर्टिकल 246 में कंकरेंट लिस्ट है उसमें ये 246 में जो 7th शेड्यूल है उसमें कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और 254 है कि ये कहता है कि कंकरेंट लिस्ट में जो विषय है उसमें अगर सेंट्रल विधि है, केंद्र की विधि है और राज्य की विधि है, राज्य विधि बनाता है तो केंद्रीय विधि ओवरराइड इफेक्ट केंद्र का होगा, सेंट्रल लॉ का होगा। ये सीआरपीसी के प्रोविजन इसमें चलने वाले, इनके प्रोविजन नहीं चलेंगे। मतलब ये कहते हैं कि अगर मान लो लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा जाता है यहाँ संगठित अपराध में और उसने चंडीगढ़ में कोई मामला किया है, उसने गुजरात के अंदर कोई मामला किया है, तो वो सारे मामले इनके कोर्ट में आगे हस्तांतरित होंगे। संभव है? मतलब आप कानून बना रहे हो, कानून की पूरी बैटरी आपके पास है, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें देखना चाहिए। और सेक्शन 8 में आपने इसमें लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में एक प्रावधान किया है और आप कह रहे हैं कि लोक अभियोजक स्पेशल कोर्ट के अंदर जो हम बनाएंगे संगठित अपराध के अंदर वो होगा जिसको 10 साल का अनुभव होगा विधि का। और सीआरपीसी में सभापति महोदय सेक्शन 24(7) के अंदर ये जो पीपी जिसको कहते हैं लोक अभियोजक, उसकी अहर्ताएं 7 साल है। अब 7 साल तो है सीआरपीसी जो हम सब पूरे देश में लागू है, सेक्शन 24(7) कह रहा है, और ये सेक्शन 8 के अंदर लेके आए कि 10 साल होंगी। तो ये सीआरपीसी के प्रोविजन के थे कंट्रावेंशन में जो आपके प्रोविजन है वो टिकेंगे कैसे, मुझे समझा दो, आप उत्तर दो तो मेरे उसका जवाब जरूर दे देना। और ये जो आप सेक्शन 10 है इसमें आपने विशेष न्यायालयों को शक्तियां दी है। अब शक्ति क्या दी है सभापति महोदय, देखो आप, इन्होंने कहा कि सेक्शन 7 में गठित किसी विशेष न्यायालय में कोई मुकदमा दायर होगा तो अन्य मुकदमे उस अपराधी के खिलाफ है वो जब तक वहां स्थानांतरित नहीं होंगे तब तक स्थगित माने जाएंगे। यानी एक अपराध कारित होता है राजस्थान के अंदर संगठित अपराध में और वो सेक्शन 7 में स्पेशल कोर्ट में जाता है, और अगर कोई चंडीगढ़ में अपराध लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया तो वो स्थगित हो जाएगा जब तक स्थानांतरित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये कैसे प्रोविजन होगा, ये जो सीआरपीसी में न्यायिक क्षेत्र परिभाषित किया है उसके कंट्रावेंशन में कैसे करोगे आप? अगर हो गया तो मुकदमों का अंबार नहीं लग जाएगा, एक कोर्ट के अंदर सारे मुकदमे बना के कराओगे। और सभापति महोदय संभव है क्या? आपसे ज्यादा विधि का ज्ञाता कौन होगा? मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए। और एक ये सेक्शन 13 से बड़ा प्रेम है, ये संगठित अपराधियों के फोन और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इंटरसेप्ट करने का प्रावधान है इसमें। और ये जो प्रावधान लेकर आए हैं सभापति महोदय, मैं जुम्बारी से कह रहा हूं, ये जो द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है उसके ओवरराइड इफेक्ट डाल रहा है इसका। इनको कोई अधिकार नहीं है। और इन्होंने कहा कि इसमें ये जो सेंटर एक्ट है, इन्होंने कहा कि हम इस टेलीग्राफ इनके जो इंटरसेप्शन करेंगे वो सेक्शन 14 में गृह सचिव की अनुमति से हम सारे टेलीफोन टेप कर लेंगे। और अभी मंत्री महोदय आपको ध्यान है ना, कभी हाईकोर्ट ने एक मामले में राजस्व उसके रेवेन्यू बोर्ड के एक मामले में आपके टेलीफोन के इंटरसेप्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या चीफ सेक्रेटरी की अनुमति से ही कर पाओगे, और कंपिटेंट अथॉरिटी आपने इसमें सेक्रेटरी मानी है, सेक्रेटरी नहीं रहेगी, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा, क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम लिखा है। और ये जो आप टेलीफोन टेप की जब बात कर रहे हैं सभापति महोदय, इनसे बड़ा प्रेम है इनका टेलीफोन टेप से। ये टेलीफोन वही है सभापति महोदय जो किस्सा कुर्सी में एक टेलीफोन की ऑडियो क्लिप अचानक मिल गई OSD2 CM को और धड़ाधड़ 4 मुकदमे दर्ज राष्ट्रद्रोह के, और वो धड़ाधड़ वापिस FIR भी लगा दी
और अभी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य हम पर आरोप लगा रहे थे कि अब एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। तो मना किसने किया? सरकार लिए बैठे हो, जांच कराओ। मैं आज इस सदन में चुनौती से कह रहा हूं, ये किस्सा कुर्सी के अंदर ये ऑडियो टेप, ये टेलीफोन टेप किसने करवाया, इसकी जांच भी कराओ। और ये भी जांच कराओ किस एमएलए ने किससे कब कब पैसे लिए, इसकी जांच भी कराओ। अगर दोषी है तो लटकाओ उनको, और ये हिम्मत आप नहीं करोगे। और इसी तरह मैं सेक्शन 18 जिसका जिक्र अभी राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य ने किया, उसको भी करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि अगर राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में अगर कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है, सभापति महोदय, वो एसपी या एसपी से ऊपर किसी को सीआरपीसी के सेक्शन 161 में बयान देता है, बयान पुलिस के सामने दे रहा है, वो कन्फेशन माना जाएगा। मतलब मेरे समझ में नहीं आया, क्या ये संभव है? क्या कल्ला जी विराज रहे हैं नींद के झोंके में, बताओ क्या ये संभव है? सीआरपीसी के सेक्शन 161 में कोई मुलजिम एसपी या एसपी के ऊपर के रैंक के को बयान देता है तो कन्फेशन माना जाएगा? ये कौन सा? मैं आपने जीपीसी तो लिख दी, गैलोथ पेनल कोड, अब कौन सी सीआरपीसी लिख रहे हो आप? ये भी घर की बनाओगे? मतलब ऐसे प्रोविजन डाल रहे हो जो इनफोर्स हो ही नहीं सकते। इसके बारे में आप बताओ। ये जो एविडेंस एक्ट बनाया है 1872 का, ये जो सीआरपीसी है 1973 की, इनके प्रोविजन क्या कहते हैं? कन्फेशन कौन सा माना जाएगा? फिर ये खत्म ही हो जाए, कन्फेशन उसने मान ही लिया, सजा उसको आप वही कर ही दो गया। इस प्रकार के प्रोविजन के बारे में आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। और मंत्री महोदय, ये सेक्शन 21(3) में आपने क्या लिख दिया कि उसको अग्रिम जमाती सेक्शन आईपीसी में 438, सभापति महोदय आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, 438 में मेरे को अग्रिम बेल का अधिकार है। ये कहते हैं वो अधिकार नहीं मिलेगा आपको। क्या कोई कानून इस हिंदुस्तान में कोई विधानसभा ऐसा बना सकती है जो केंद्र में प्रचलित विधि जो आज आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसके प्रोविजन से इतर करके किसी को कह देगा कि नहीं आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी? ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश महाराष्ट्र सरकार बनाम शांतिलाल शाह, उसमें उन्होंने कहा है जमानत का अधिकार अपराधी का कानून सम्मत अधिकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आप लेके आए हो 21(3) के अंदर, ये भी आपका चलने वाला नहीं है। और एक आपने 21(4) में ये लोक अभियोजक बनाए, उनको असीमित अधिकार दे दिया। यानी किसी मामले में किसी अपराधी की सुनवाई तब तक नहीं होगी जमानत या दूसरे मामले की, लोक अभियोजक नहीं आएंगे तो सुनवाई नहीं होगी साहब। लोक अभियोजक बीमार हो गए तो कोई सुनवाई नहीं करेगा, जज को अधिकार नहीं। आज किसी मामले की सुनवाई करना ये न्यायालय के अधिकार पर का अतिक्रमण कर सकते हो आप अतिक्रमण? मतलब आप आनंद फानन के अंदर आपने रिकॉर्ड बना दिया इस बार इस छोटे सत्र में बिल पारित करने का, बस नाम लेना है कि देखो हमने ये कर लिया। ऐसे करने से ये उत्तर प्रदेश के योगी नहीं बन सकते। उसमें नीति और नियत दोनों साफ चाहिए, वो नीति और नियत दोनों में खोट है। और 21(3) में आपने ये कह दिया संगठित अपराध, इसमें अगर कोई एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें संगठित अपराध के प्रोविजन में तो डीआईजी को बताना पड़ेगा, आपको डीआईजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन एफआईआर कराने पुलिस और पुलिसिंग के सिद्धांत को धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं आप? मेरी समझ के परे की बात है। और ये धारा 23(2) में विशेष न्यायालय में अगर कोई कॉग्निजेंस भी लेना है तो भी एडीजी की उसमें स्वीकृति चाहिए। न्यायालय पर आप न्यायालय के अधिकार ले सकते हो, कोर्ट की शक्तियां पुलिस के नियंत्रण में आ सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एक और बात कहकर मैं मेरी बात को सीमित करने की कोशिश करूंगा अध्यक्ष महोदय। अब इन्होंने सेक्शन 28 में लिखा है कि हाईकोर्ट इस विधेयक के अंतर्गत विशेष न्यायालय के संबंध में कार्रवाई के लिए नियम बना सकता है, ठीक बात है। और सेक्शन 29 में लिख दिया राज्य सरकार बना सकती है। मतलब आप सेक्शन 28 और सेक्शन 29 एक तरफ कह रहे हो कि हाईकोर्ट नियम बनाएगा, न्यायालय का मामला बनाएगा, सेक्शन 29 में कह रहे हो सरकार बनाएगी। मतलब इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और इस पूरे बिल में आज जो क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम, सभापति महोदय, साइबर क्राइम में झारखंड के जमातड़ा से भी हम आगे निकल गए, भरतपुर का मेवात ऐसे टिटलूबाज और इस साइबर क्राइम से बैठा बैठा ठग नेता अरब सबों को ठग लेता है। और मैं समझता हूं उसकी बात लिखते तो ज़्यादा ठीक था। और अंत में मंत्री महोदय,
ये संगठित अपराधों की इस परिभाषा में इन पेपर लीक करने वालों को किस तरह लेके आओगे? ये जो हमारे लोक सेवा आयोग जैसे उच्च पदस्थ संस्थाओं में जो लोग बैठकर और पेपर चोरी करते हैं, पेपर लीक करते हैं, ये इनसे बड़ा संगठित अपराधी कोई हो नहीं सकता। इनको इस परिभाषा में, ये मेरा सुझाव है जिसको आप रिजेक्ट करोगे, कि इनको इस परिभाषा में इनको भी शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो संगठित अपराधी है, इनको इन संस्थाओं में भेजा किसने? वो भी तो अपराधी हो गया एक तरह से पिछले दरवाजे से। तो इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई करो। और मैं अंत में यही कहूंगा, ये पूरा कानून जो आनन फानन में सरकार लेकर आई है, इससे ना तो चिट्टे का व्यापार रुकेगा जो मान्य सदस्यों ने चिंता की, ना सट्टे का रुकेगा, ना अवैध बजरी का रुकेगा, ना नस्ली दवाइयों को रुकेगा। ये पुलिस भी आपकी वही है, ये आपकी नीति और नीयत भी यही है। जब तक इन अपराधियों की समीक्षा नहीं होगी लगातार, तब तक अपराधी बेकाबू रहेंगे। दहशतगर्दी का वातावरण जो राजस्थान में बना है, ये दहशतगर्दी का वातावरण इस सरकार के लिए एक तरह से बदनुमा दाग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत के लिए भेजोगे तो ये कंपटीशन करने, वीडियो कंटेस्ट, इसका कंटेस्ट करा दो आप, पता लग जाएगा कि इनके